नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम हिंदी साहित्य के एक वाक्य प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 क्लास कंप्लीट किया है। आज 6 नंबर क्लास की शुरुआत होने जा रही है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी प्रश्न उत्तर को नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद के उपन्यास का पहला दलित पात्र का नाम क्या है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास का पहला दलित पात्र का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। तो प्रेमचंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है रंगभूमि। तो रंगभूमि उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है सूरदास, जो एक अंधा व्यक्ति है और इस अंधे व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार होता है, परंतु वो अंत तक जो है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और अपनी भूमि किसी को नहीं देता और अंत में इसके जो शत्रु होते हैं वो भी इसके मुरीद हो जाते हैं और अंत में इससे क्षमा मांगते हैं। तो ये जो है बताया गया है इस उपन्यास में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका माधुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने गुरु के रूप में अशरफ शेख बुरहान का उल्लेख किया है। तो किसने जो है गुरु के रूप में अशरफ शेख बुरहान का उल्लेख किया है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जायसी। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस प्रकार का काव्य माना जाता है। तो पद्मावत जो है ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पद्मावत जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है। तो किसने जो है नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है, उसका नाम क्या है या उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है। तो रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है, उनकी संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 39। तो 39 प्रकाशों में इसे विभक्त किया गया है रामचंद्रिका को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया में वर्णन किसका हुआ है। तो किस रस का वर्णन हुआ है। तो रसिक प्रिया में रस का वर्णन हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखरों के हलधर कविता संग्रह किसका है। तो शिखरों के हलधर कविता संग्रह किसका है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं राम नारायण हलधर। तो राम नारायण हलधर जो हैं ये शिखर के हलधर कविता संग्रह के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता किस प्रकार की रचना मानी जाती है। तो विज्ञान गीता जो है ये किस प्रकार की रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आध्यात्म।
तो विज्ञान गीता जो है ये आध्यात्म संबंधी रचना मानी जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदमाला में किसका वर्णन हुआ है? तो छंदमाला में किसका वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छंदों का। तो छंदों का वर्णन हुआ है छंदमाला में। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, ये किसका कथन है? तो केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की काव्य भाषा किस प्रकार की मानी जाती है? तो केशव की काव्य भाषा किस प्रकार की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है, ये किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है, तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है यशपाल ने, यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन कहे जाते हैं? तो आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन कहे जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो वो हैं विद्यापति। विद्यापति जो हैं ये आदिकाल और भक्तिकाल दोनों के मध्य आते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ की शताब्दी स्वर्ण जयंती पर ओम थानवी ने अपनी हिंदी एवं अन्य भाषाओं की रचनाओं का प्रकाशन 2 खंडों में किस नाम से करवाया? तो फिर से पढ़ते हैं। अज्ञ की शताब्दी स्वर्ण जयंती पर ओम थानवी ने अपनी हिंदी एवं अन्य भाषाओं की रचनाओं का प्रकाशन 2 खंडों में किस नाम से करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपने अपने अज्ञ। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में किस प्रकार का छंद दिया गया है? तो रामचरितमानस में किस प्रकार का छंद मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोहा और चौपाई। तो दोहा और चौपाई शैली जो है ये रामचरितमानस में प्राप्त होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरादरी शब्द किस प्रकार का शब्द माना जाता है? तो बिरादरी जो है ये शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये जो है फारसी के अंतर्गत आता है बिरादरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें का लक्ष्यार्थ क्या है? तो गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें का लक्ष्यार्थ क्या है या इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धार्मिक पुस्तकें। तो गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें जो हैं इसके लक्ष्य हैं धार्मिक पुस्तकें। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु मानव की महत्ता के संस्थापक कवि कौन माने जाते हैं? तो लघु मानव की महत्ता के संस्थापक कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजय देव नारायण शाही। तो विजयदेव नारायण शाही जो हैं ये लघु मानव
की महत्ता के संस्थापक कवि माने जाते हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार विभिन्न प्रकार के परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या। तो अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम का उल्लेख जो है ये लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीरेंद्र कुमार जैन। वीरेंद्र कुमार जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत जो हैं ये ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता कालिया की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ममता कालिया की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है मुखौटा। मुखौटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के मत का खंडनकर्ता कौन थे? तो प्लेटो के मत का खंडनकर्ता कौन थे? तो वो हैं अरस्तु। अरस्तु जो हैं ये प्लेटो के शिष्य हैं। पहले आते हैं सुकरात। पहले आते हैं सुकरात, ये गुरु थे प्लेटो के। और फिर आते हैं अरस्तु। जो शिष्य थे प्लेटो के। तो प्लेटो के मत का खंडन किया था उनके अपने शिष्य अरस्तु ने। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेश लिंगम और वल्तोल साहित्यकार क्रमशः किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तेलुगु और मलयाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थ निरूपण के साथ ही कविता का प्रधान प्रयोजन होता है। तो यथार्थ निरूपण के साथ ही कविता का प्रधान प्रयोजन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आदर्श का निरूपण। तो यथार्थ निरूपण के साथ ही कवि का आदर्श का निरूपण, ये भी प्रधान प्रयोजन होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचजन्य नाम किसका है? तो पांचजन्य नाम किसका है? तो यह है कृष्ण के शंख का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीदास तथा तिरुवल्लुवर साहित्यकार क्रमशः किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? जो चंडीदास तथा तिरुवल्लुवर साहित्यकार क्रमशः किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बंगाली तथा तमिल के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक के उज्ज्वल चरित्र हेतु क्या आवश्यक होता है? तो नायक के उज्ज्वल चरित्र हेतु क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रतिनायक का पराक्रमी चरित्र। तो प्रतिनायक का पराक्रमी चरित्र जो है ये नायक के उज्ज्वल चरित्र हेतु आवश्यक होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंब विधान का विकास किसकी आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है? तो बिंब विधान का विकास किसकी आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
केदारनाथ। तो केदारनाथ की पुस्तक मानी जाती है बिंब विधान का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ द्वारा संपादित किस नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ? तो केदारनाथ द्वारा संपादित किस नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ताना बाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि कविताएं किनकी कविताओं का संग्रह है? तो प्रतिनिधि कविताएं जो हैं किनकी कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर राम विलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना के लिए डॉक्टर राम विलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा का 1934 में निराला पर पहला आलोचनात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो राम विलास शर्मा का 1934 में निराला पर पहला आलोचनात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चांद। तो चांद पत्रिका में निराला पर लिखा गया आलोचनात्मक पुस्तक जो है या आलोचनात्मक कृति ये प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन ने हाला शब्द को किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो बच्चन ने हाला शब्द को किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यवस्था विरोध। तो व्यवस्था विरोध जो है इसके लिए बच्चन ने हाला शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? तो भारतीय सूफी जो है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेशरा। तो बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत भारतीय सूफी आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुआनो नदी के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुआनो नदी के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये कुआनो नदी के लेखक हैं। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीड़ों पर चांदनी किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो चीड़ों पर चांदनी ये किस प्रकार की रचना मानी जाती है? किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये जो है एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो ये जो है यात्रा वृत्त के अंतर्गत आता है चीड़ों पर चांदनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा था? ये प्रश्न भी हम कई बार पढ़ चुके हैं और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा था। इससे पहले जो थे गारसा द तासी, उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था इस्तेवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। परंतु शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो
हिंदी भाषा में लिखा था। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में सज्जन प्रशंसा, आत्म निवेदन, दुर्जन निंदा आदि किसके अनुकरण पर किया है? तो गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में सज्जन प्रशंसा, आत्मनिवेदन, दुर्जन निंदा आदि किसके अनुकरण पर किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातु सेन जो है ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। तो ये जो है स्कंदगुप्त के अंतर्गत आता है। धातु सेन के अलावा जो है और भी बहुत सारे पात्र हैं, जैसे कि देवसेना, भट्टार्क, ऐसे पात्रों के भी नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू की वाणियों का संग्रह संत दास ने किस नाम से किया है? तो दादू की वाणियों का संग्रह संत दास ने किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरड़े वाणी। तो हरड़े वाणी के नाम से दादू की वाणियों का संग्रह किया है संत दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलिक बारी निम्न में से किसकी रचना मानी जाती है? तो खलिक बारी जो है ये निम्न में से किसकी रचना मानी जाती है? तो लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है इसके लेखक हैं। क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक कौन है? तो क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या निराश हुआ जाए ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है निबंध के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न जो हैं आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का रचनाकाल क्या है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और भी जो कई सारे परीक्षाएं हैं उसमें भी एक बार ये पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो पद्मावत का रचनाकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1540। तो 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल ज्योति क्या है? तो केरल ज्योति जो है क्या मानी गई है? तो ये जो है एक प्रकार की हिंदी की पत्रिका मानी जाती है, केरल ज्योति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था? तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या माना जाता है? तो इनका उद्देश्य माना जाता है प्रेम निरूपण। तो प्रेम निरूपण जो है ये सूफी काव्य का उद्देश्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भाषा में लिखी गई प्रथम रचना का नाम क्या है? तो देश भाषा में लिखी गई प्रथम रचना का नाम क्या है? तो उसका नाम है पदावली। पदावली जो है ये देश भाषा में लिखी गई प्रथम रचना मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके लेखक थे विद्यापति। विद्यापति इसके लेखक थे पदावली के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध माना जाता है? तो अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध माना जाता है? तो इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद भाष्य निम्न में से किसकी रचना मानी जाती है? तो
गोविंद भाष्य निम्न में से किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण जो हैं ये गोविंद भाष्य के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, प्रेमाख्यानक काव्यों में से किस रस की प्रधानता है? तो प्रेमाख्यानक काव्यों में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रृंगार रस। तो प्रेमाख्यान काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हित हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय स्थापना कब की? तो हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब की? समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1534। तो 1534 ईस्वी में राधा वल्लभ संप्रदाय का स्थापना किया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके जो संस्थापक थे वो थे हित हरिवंश। तो यहाँ से भी जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर शब्द किस भाषा का है? तो कबीर शब्द जो है ये किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है अरबी भाषा के अंतर्गत आता है कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो है कबीरदास। कबीरदास जो हैं ये संत काव्यधारा के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं। तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राघवानंद। तो राघवानंद इसके लेखक हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन का लेकर लिखा गया उपन्यास माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास माना जाता है? तो वो है झूठा सच। तो झूठा सच जो है इसकी जो पृष्ठभूमि है ये देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके अलावा तमस ये भी जो है ये देश विभाजन पर लिखा गया है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो आदिकाल का प्रथम कवि का नाम क्या है? तो ये माने जाते हैं सरहपा या सरहपाद। तो सरहपा जो हैं ये आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। सिया राम शरणगुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सिया राम शरणगुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मौर्य विजय। तो मौर्य विजय जो है ये सिया राम गुप्त का प्रथम काव्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूं। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं तो सरल भाषा के लेखक को ही सबसे बड़ा लेखक मानता हूं। इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है कि मैं तो सरल भाषा के लेखक को ही सबसे बड़ा लेखक मानता हूं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। द्विवेदी काल में खड़ी बोली का असल विकास हुआ था और गद्य का भी असल विकास जो है वो द्विवेदी काल में हुआ था। कई सारे प्रसिद्ध गद्यकार हमें प्राप्त हुए थे द्विवेदी काल से, और ऐसा माना जाता है
कि जो प्रमुख गद्यकार की रचनाएं आज हम पढ़ते हैं, तो उनको सामने लाने के पीछे जिसका बहुत बड़ा योगदान है वो है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। कई सारे गद्यकार जो थे उनके रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है खड़ी बोली और गद्य का विकास करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत वियोग किस प्रकार की कविता मानी जाती है? तो बसंत वियोग किस प्रकार की कविता मानी जाती है? तो ये जो है एक प्रकार की लंबी कविता मानी जाती है, लंबी कविता। उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा है? तो उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा है? तो ये कहा है श्रीनिवास दास ने। तो श्रीनिवास दास ने उपन्यास को संसारी वार्ता कहा है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत वृत्तों छंदों में लिखा गया काव्य संग्रह क्या है? तो संस्कृत छंदों में लिखा गया काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो वो कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें संस्कृत छंदों में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में कौन नहीं था? तो सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में कौन नहीं था, यानी कौन शामिल नहीं था, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीनिवास दास। तो श्रीनिवास दास जो थे ये सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नए चाल में ढली 1873 कथन किसका है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी नए चाल में ढली 1873 कथन ये किसका है? तो ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास दोबारा लिखो गीतिकाव्य किसका है? तो इतिहास दोबारा लिखो गीतिकाव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रमेश रंजक। रमेश रंजक इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इतिहास दोबारा लिखो ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है एक प्रकार का गीति काव्य माना जाता है। अज्ञ की प्रथम कृति का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो अज्ञ की प्रथम कृति का नाम क्या है? तो ये है भग्नदूत। भग्नदूत जो है ये अज्ञ की प्रथम कृति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली में लिखी कविता कौन सी नहीं है? तो भारतेंदु की खड़ी बोली में लिखी गई कविता कौन सी नहीं मानी जाती? तो वो है प्रात समिरन। प्रात समिरन जो है ये खड़ी बोली में नहीं लिखा गया है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रात समिरन किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में तुलनात्मक समालोचना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो हिंदी में तुलनात्मक समालोचना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1907। तो 1907 ईस्वी में हिंदी में तुलनात्मक समालोचना का प्रारंभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है शरद जोशी का व्यंग नदी में खड़ा कवि किस साहित्यकाराधीत है? तो शरद जोशी का व्यंग नदी में खड़ा कवि किस साहित्य
काराधित है या किस साहित्यकार पर आधारित है या किस पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो अज्ञेय पर ही लिखा गया है ये व्यंग कविता नदी में खड़ा व्यक्ति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण किस कोटि का काव्य है? तो निशा निमंत्रण किस कोटि का काव्य माना गया है? तो ये जो है व्यक्ति काव्य माना जाता है, वैयक्तिक काव्य माना जाता है निशा निमंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया है? तो ये दिया है विद्यानिवास मिश्र ने। विद्यानिवास मिश्र। चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? तो फिर से पढ़ते हैं। चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ माने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मतवाला। तो ये जो है मतवाला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या का तपोवन नाटक किसका है? तो कन्या का तपोवन नाटक किसका है? तो इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो है किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो रचना है ये नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष कृति किसकी है? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष कविता किसकी है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। विपात्र किस विधा की कृति मानी जाती है? तो विपात्र जो है ये किस विधा की कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कहानी मुक्तिबोध द्वारा रचित। तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि विपात्र जो है ये कहानी है और इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की स्मृति पर डाकघर की ओर से किस वर्ष 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की स्मृति पर डाकघर या पोस्ट ऑफिस की ओर से किस वर्ष 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1981। 1981 को जो है मुंशी प्रेमचंद की स्मृति पर पोस्ट ऑफिस द्वारा 30 पैसे की डाक टिकट प्रकाशित हुई थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के किस युग में संजीव प्रमुख हस्ताक्षर हैं? तो आधुनिक काल के किस युग में संजीव प्रमुख हस्ताक्षर हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समकालीन कविता। समकालीन कविता। संजीव कृत रानी की सराय किस विधा के अंतर्गत आती है? तो संजीव कृत रानी की सराय किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है किशोर उपन्यास के अंतर्गत आता है रानी की सराय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं किशोर उपन्यास। बच्चन जी की डायरी किस नाम से है? तो बच्चन जी की डायरी जो है ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रवासी की डायरी। तो प्रवासी की डायरी से जो है बच्चन जी की डायरी के नाम से ये प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आकुल अंतर किसकी रचना है? तो आकुल अंतर किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं बच्चन। बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। तो 4 खंडों में विभक्त है बच्चन जी की आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्सल निधि संस्था के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, वत्सल निधि संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अज्ञे। महादेवी वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिओध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने महादेवी वर्मा की काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार संग्रह किसकी रचना मानी जाती है? तो श्रृंगार संग्रह किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं सरदार कवि। सरदार कवि। दार्शनिक दृष्टि से शब्द को क्या नाम दिया गया है? तो दार्शनिक दृष्टि से शब्द को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रह्म। तो ब्रह्म कहा जाता है दार्शनिक दृष्टि से शब्द को। रणभेरी पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन है? तो रणभेरी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं नरेंद्र देव। नरेंद्र देव इसके संस्थापक, इसके संपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानियाँ पत्रिका किस प्रकार की मानी जाती है? तो नई कहानियाँ पत्रिका जो है किस प्रकार की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये जो है मासिक पत्रिका मानी जाती है नई कहानियाँ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हवा में तैरते हुए गद्य की विधा क्या मानी जाती है? तो हवा में तैरते हुए गद्य की विधा क्या है? तो वो है यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत को हवा में तैरते हुए गद्य के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की छानबीन लेख किसका है? तो छायावाद की छानबीन लेख किसका है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्णदेव प्रसाद। कामायनी का चिंता सर्ग कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो कामायनी का चिंता सर्ग कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1927 में सुधा। तो सुधा नामक पत्रिका में 1927 में कामायनी का चिंता सर्ग प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध महिमा काव्य नाटक किसका है? तो मगध महिमा काव्य नाटक किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर इसके लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साकेत। तो साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? तो बंगाल का अकाल किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं बच्चन। कामरेड का कोट
किसकी रचना मानी जाती है? कामरेड का कोट। तो इसके लेखक हैं सृंजय। तो सृंजय इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक पंक्ति किसका है? तो श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक, तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास, और ये लिया गया है रामचरितमानस से। तो रामचरितमानस से ये पंक्ति लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, प्रमुख्य गाथा किसकी काव्य रचना मानी जाती है? तो प्रमुख्य गाथा किसकी काव्य रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं इसके लेखक हैं। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, पंक्तियाँ किसकी है? तो नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, तो पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मलुकदास। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। खास करके ये पहला पंक्ति जो है ये कई बार पूछा गया है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मलुकदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंदर लागी आग, मंछी रूखा चढ़ी गई, पंक्ति में मंछी किसका प्रतीक है? तो समंदर लागी आग, मंछी रूखा चढ़ी गई, पंक्ति में मंछी किसका प्रतीक है? तो इसका संयुक्त होगा आपका कुंडलिनी चक्र। तो मंछी का अर्थ है कुंडलिनी चक्र, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर डिस्कस करना बाकी है, और ऐसे करके हम संपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल, इन सभी के प्रश्न उत्तर जो हैं हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के तैयारी में बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।